In an experiment to determine the internal resistance of a cell, इंटर रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना है क्या चाहिए हमें स्मॉल r इंटर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 220 सेंटीमीटर। तो जो L है वो कितना है 220 सेंटीमीटर। कब when the cell is surrounded by a resistance of 5 ohm। देखना आप इसे A B ये वायर हो गया, इसके ऊपर ये बैटरी लगी है, की लगी हुई है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये तो ठीक है। यहाँ पर जो सेल लगा हुआ था उसके लिए बैलेंस लेंथ आई है, कब आई जब इस रेजिस्टेंस के इस सेल के साथ में 5 ओम का क्या लगा दिया है, ये बोल रहा है कि 5 ओम का रेजिस्टेंस को इसके साथ सर्व कर दिया गया है। क्या किसको नहीं, वो अलग से बोल रहा है ना। When the cell is surrounded by the resistance 5 ohm, सेल के साथ में 5 ओम का सर्ट किया है रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल में लगाया है। और when the cell is surrounded by the resistance of 20 ओम, और इस 5 को हटा के जब हमने 20 ओम कर दिया है तो उस समय जो बैलेंस लेंथ है वो आ रही है 300 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी आई है 220 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R चाहिए, स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। अब स्मॉल r को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, तो उसमें तो क्या था, एक बार हमने रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं था तब किया था इसे सॉल्व, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो तो है r इक्वल टू क्या था L1 - L2 अपॉन L2 * r, यही है। और इसमें से L1 L2 क्या है, L1 है जब K2 कैसा था ओपन, और L2 था जब K2 क्लोज किया था, और ये R कैपिटल है, रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपन वाली कोई कंडीशन नहीं, दोनों बार रेजिस्टेंस यूज किया है, दोनों बार रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, दोनों बार रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, तो एक तरह से समझिए कि दोनों ही L2 और ये दोनों R हो गए, ठीक है। तो अगर हमें कहीं से L1 मिल जाए तो काम चल सकता है। तो एक तरह से देखो तो L1 और R दो अननोन हो गए, और इस इक्वेशन इस फॉर्मूला से दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो दोनों ही अननोन निकल आए, सही है। L1 भी आ जाएगा और L2 भी आ जाएगा, L2 है हमारे पास, R भी आ जाएगा। तो इसी से दो बार यूज करेंगे, R = होगा L1 - 220 अपॉन 220 इंटू 5, और एक बार यूज करेंगे R = L1 - 300 अपॉन 300 इंटू, अब जो भी डिवाइड कर दोगे तो R खत्म, L1 आ जाएगा, और फिर L1 को इसमें से किसी में भी रख दोगे तो R हो जाएगा सोल्व। कौन सा था 40, और देखो एक उत्तर देख लेते हैं 42, देखो 42 में फिगर है हमारे पास, AB रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक सेल लगा हुआ है E1, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और एक ये बैटरी लगी हुई है, ये एल्वेनोमीटर है और ये जॉकी, और लेंथ दे रखी है कितनी, ये फिगर है। इसमें AB इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम AB का रेजिस्टेंस है, तो RAB हो गया 10, एंड लेंथ इज 1 मीटर, L 1 मीटर हो गया। इट इज कनेक्टेड टू सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल E1 ऑफ EMF 2 वोल्ट, E1 है 2 वोल्ट, एंड द नेगेटिव रेजिस्टेंस है नहीं है, एंड रेजिस्टर R, और R को दिखाई दे रहा है। Terminal A is also connected to the electrochemical cell of EMF E2 of 100 millivolt, E2 भी दे रखा है 100 millivolt है। In this setup, a balancing point is obtained at 40 centimeter. Length कितनी आई 40 centimeter. Calculate the resistance of R. क्या चाहिए हमें, R चाहिए जो वो लगा हुआ है ऊपर। If E2 were to have, चलो वो बात की बात है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखो। आप देखो यहाँ से अगर सोचो तो इस सेल के लिए बैलेंस लेते हैं, इस सेल के लिए बैलेंस लेते हैं
तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E2 इक्वल टू क्या होगा KL। ठीक है, अब हमारे पास E2 और L है, K नहीं है। K को फॉर्मूला इस फिगर से बनाओ, क्या बनेगा E1 अपॉन RAB प्लस R इंटू RAB अपॉन L। सोचो ये बनेगा कि नहीं। सेल इसमें E1 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है RAB और R, बस इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, वो पहले बना कर चुका है, तो RAB और R और RAB अपॉन L फॉर्मूला में आता है इंटू स्मॉल l। अब इसमें देखो क्या चीज़ नहीं है तुम्हारे पास, E2 है, E1 है, RAB है, R नहीं है, RAB है, L है, L है, केवल R नहीं है, वही चाहिए। ये अननोन है, आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। इसमें सेकंड पार्ट और है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस हो गया। इफ E2 वर हैव an EMF ऑफ 300 मिलीवोल्ट, ये बोला E2 ये कितना हो जाए 300 मिलीवोल्ट हो जाए, वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट टू बी। अगर इस E2 को इसे 300 मिलीवोल्ट कर दिया जाए तो ये बताओ कि बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो मतलब क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए। अब जरा देखो E1 कितना है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस जो लगा वो लग गया उसमें फिक्स है। अब हम R तो बदल नहीं रहे सर्किट में से, जब R नहीं बदल रहे हैं तो यहाँ देखो कि E2 जब 100 था तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है, ये कितने टाइम्स हो गया, और E प्रोपोर्शनल R L होता है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इस कंडीशन में बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। E प्रोपोर्शनल L से ही देख लिया आपने सीधे सीधे, तो जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है ना उसी रेशियो में लेंथ बढ़ेगी। तो पोटेंशियल कितना है 100, अब कितना हो गया, तो बैलेंसिंग पॉइंट 40 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और लेंथ ही टोटल 120 नहीं है, इसकी 100 तो लेंथ है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि बैलेंस पॉइंट इस वायर पर नहीं है, तो बाहर गया। समझ गए। देखो इन अ पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड ऑफ negligible internal resistance maintains a steady current through the potentiometer wire of length 5 मीटर। इसे कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 5 मीटर है। Two primary cells of EMF E1 and E2 are connected in series। यहाँ से टू सेल्स लिए और कनेक्ट कर दिया सीरीज में, मतलब एक के बाद एक, सीरीज में मतलब ये हो गया एक के बाद एक कनेक्ट करना है। लेकिन कंडीशन है इसमें विद सेम पोलैरिटी एंड अपोजिट पोलैरिटी। एक बार तो सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे कनेक्ट करें, माइनस माइनस के साथ कनेक्ट हो गया, और अपोजिट का मतलब है इस तरह से कनेक्ट हो गया, सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी के साथ में। The combination is connected through a ammeter and a jockey to the potential. The balancing length of the two cases are 350 cm and 50 cm. एक बार इस एक सिस्टम के लिए, जैसे ये सिस्टम है, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ एक के लिए आ रही है 350 और एक के लिए आ रही है 50 L की वैल्यू। मतलब इसे सर्किट में लेके हम बैलेंसिंग लेंथ निकालें और फिर इसे हटा दें यहाँ से और इसके बाद इसे कनेक्ट करके निकालें। दो कनेक्शन हो गए। चाहो तो जैसे पहले कल फिगर बनाया था वो बना लो, ये 2 वे की और एक गैप मीटर और एक जॉब, तो इसे कनेक्ट किया और एक बार इसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन हो गए हमारे पास में। अब L कौन सा सही है कौन सा नहीं वो तुम देख लो खुद, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। ये है E1 E2, यहाँ भी होगा E1 E2। पहली वाली कंडीशन में टोटल EMF कितना होगा E1 माइनस E2, और इसमें होगा E1 प्लस E2। एक ही सीक्वेंस में तो ऐड हो जाएंगे, ये अपोजिट लगा हुआ है तो माइनस आएगा, तो E1 माइनस E2 आएगा। इसका पोटेंशियल कम हो गया तो बैलेंस लेंथ भी कम आएगी, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो बैलेंस लेंथ भी, तो ये जो बैलेंस लेंथ कम आएगी वो इसकी आएगी, तो इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 350। E प्रोपोर्शनल होता है L के, तो जब इसका EMF कम हो रहा है तो उसके लिए बैलेंस लेंथ भी कम आएगी। इसलिए बोला था एक 50 आई है एक 350 आई है, तो वो चेक करनी पड़ेगी किसके लिए आई।
तो हमें मिल गया कि भाई इसका ईएमएफ कम है तो बैलेंस लेंथ कम, इसका ईएमएफ ज़्यादा है तो बैलेंस लेंथ ज़्यादा है। ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम बनी है। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। E1 E2 चाहिए दोनों, E1 भी चाहिए E2 भी चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें? ऊपर रियोस्टेट वगैरह कुछ है नहीं, रेजिस्टेंस कोई है नहीं, इसका मतलब है के चेंज नहीं होने वाला है। के तो ऊपर ही डिपेंड करता है तो के चेंज नहीं होगा। जब के चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे? E1 माइनस E2 किसके इक्वल हो जाएगा? K into 50 KL। E1 माइनस E2 KL के इक्वल हो जाएगा। और E1 प्लस E2 किसके इक्वल होगा? K into 3। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और इसे सेकंड, और डिवाइड कर देंगे तो K कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड कर दो तो आएगा E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस किसके इक्वल आएगा? 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, E1 E2 में रिलेशन आ जाएगा। E1 E2 में उसमें से चाहे E1 या E2 किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो उससे हमारे पास E1 का रिलेशन यहाँ से भी आएगा। पहले यहीं से कर लो आगे, यहाँ से चलते हैं। 7E1 माइनस 7E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। 7 इसे इधर ले आप, 6E1 इसके इक्वल है। तो E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4 अपॉन 4/2। के का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन RAB इंटू RAB अपॉन RAB। देखो यही है बस। इसमें अकेला सेल है, कोई रेजिस्टेंस की बात कही नहीं इससे, और फिर एक अकेला है RAB बचा। मैंने बता दिया था E के नीचे वो रेजिस्टेंस लेना है जो सर्किट में हो, तो सर्किट में केवल ये बस बाहर और कुछ है ही नहीं। तो RAB से RAB खत्म। E की वैल्यू हमारे पास है और L की वैल्यू भी है। कितना आ गया? 1 वोल्ट पर आ गया के। आप तो सॉल्व करेंगे जब के आ जाएगा। E1 E2 यहाँ से आ चुका है तो इसमें से E1 या E2 कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर कर दें और के की वैल्यू आई नहीं है तो दूसरी वैल्यू निकल आई, और जब एक निकल आएगी दूसरी भी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो देखिए E1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 4E2/3। E1 की वैल्यू क्या होगी? 4E2/3 माइनस E2 और K की वैल्यू 1 into 50। ये हो गया 3, 4 में से 3 माइनस कर दो। E2/3 इंटू वो इक्वल में क्या होगा? 1 into 50। 50 नहीं है, 0.5 है। E2 इज इक्वल टू 0.5 है क्योंकि यहाँ पर ये किस में ले रहे हो? वोल्ट पर मीटर में, तो लेंथ भी किस में आएगी? मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। E2 आ गया, E2 को यहाँ पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? हो गया सब? मीटर बेस में क्या था? एक वायर पाइप और यहाँ पर एक नोन रेजिस्टेंस था और यहाँ पर अननोन। ये P और Q थे और ये R और मीटर में चाहिए था। अब क्या कह रहा है वो देखो कि P और Q जो हमने लिए हैं द कॉइल्स P एंड Q आर इंटरचेंज। अच्छा, रेजिस्टेंस जो लिया है वो P और Q ये ले लिए इसने, ये P और ये Q। तो ये R और S का काम करेंगे नीचे रेजिस्टेंस। जब P और Q को कनेक्ट किया तो वो बैलेंस पॉइंट मिला है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे मिला है बैलेंस पॉइंट। फिर हमने क्या किया? ये तो वही रहे लेकिन अब इस P और Q को हमने चेंज कर दिया। ये Q कर दिया, इसे P कर दिया, इंटरचेंज किया है। और इंटरचेंज करने पर जो बैलेंस पॉइंट है वो मिल रहा है 120 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर से ज़्यादा होगी, इसको प्रॉब्लम क्या है? जब वो बोल रहा है तो उसी की बात मानो। कितना हो गया? 120। फाइंड द रेशियो द रेजिस्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। तो हमें क्या चाहिए? P/Q चाहिए और चाहिए
लेंथ ऑफ द वायर, लो ये पूछ ही दिया उसने, लेंथ पूछ ही रहा है वो, क्यों पूछ रहा है वो, ये तो कंफर्म हो गया कि 1 मीटर नहीं है अभी, तो 1 मीटर नहीं है तो फिर कितनी है वो भी बता देते। देखो टोटल लेंथ कितनी है, तो ये 30 हो गया, तो बची कितनी है। अब P अपॉन Q किस, यही लिखेंगे, P अपॉन Q किसके ऊपर होता है, R अपॉन S, और ये लेंथ ही रेशियो में आ जाती है। इसमें क्या होगा, Q अपॉन P किसके ऊपर होगा, F माइनस, यहां से P अपॉन Q ही बना दो इसे। अब RHS इक्वल हो गई, RHS इक्वल हो जाएगी, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, L, और L निकल आएगा तो P और Q का रेशियो भी आएगा। कितनी आएगी, 30 अपॉन L माइनस 30, L माइनस 120 अपॉन, वैसे 150 है वो क्लियर दिख रही है, क्वाड्रेटिक में बन रही है, 30 इंटू 120 L स्क्वायर माइनस 150 और प्लस यही है, कैसे क्या कट रहा है, कितनी लेंथ आ रही है।